कैसे हो बेटा? बेटा अपन ने लास्ट लेक्चर में बात की थी रियल गैसेस के बारे में। ओके, रियल गैस क्या होती है, कैसे होती है, और जो रियल गैसेस होती है यानी वास्तविक गैस से होती है वो आइडियल गैस से, आइडियल गैस बिहेवियर से कैसे डेविएशन शो करती है, कैसे विचलन है प्रदर्शित करती है। क्लियर? एक एक कंडीशन अपन ने समझी थी बच्चों और उसको डिटेल से अपन ने डिस्कस भी किया था बेटा। क्लियर? ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। हेडिंग लिखो बेटा, वान डेर वाल गैस इक्वेशन। वान डेर वाल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस समीकरण है। वान डेर वाल गैस समीकरण, वान डेर वाल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस समीकरण। लिख ली हेडिंग बच्चों। देखो जैसे मैंने कहा भी था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से अपन ने रियल गैस स्टार्ट किया बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियल गैस के बारे में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है लास्ट डे अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, यानी किस कंडीशन में जेड इतना हो तो क्या होगा, उतना हो तो क्या होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन के बारे में, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके देखो बेटा, डिस्कस करते हैं कैसे करना, क्या करना। वान डेर वाल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल बेटा क्या, वान डेर वाल साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, गैस के बारे में एक इक्वेशन दी थी। ओके, आप कहोगे सर कैसे? तो जैसे हम आइडियल गैस की बात करते हैं, आदर्श गैस की बात करते हैं, तो अपन इक्वेशन क्या लिखते हैं बेटा, PV इक्वल टू nRT, यस और नो। वैसे ही इन्होंने क्या किया, जो रियल गैसेज होती है, रियल गैसेज के लिए इन्होंने एक इक्वेशन डेराइव की, क्या, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस NV इक्वल टू nRT, क्या कहा। और ये जो इक्वेशन मैंने बोली है बेटा, अभी अपन इसे डेराइव करके देखेंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। क्लियर? और ये जो इक्वेशन मैंने बोली है वान डेर वाल गैस इक्वेशन, जैसे वान डेर वाल ने डेराइव किया था तो इसी के नाम पे दिया जाता है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। क्लियर? और ये जो गैस इक्वेशन इन्होंने दी थी वो क्या किया, आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर करते हुए दिया था। ओके, और आइडियल गैस और रियल गैस को कंपेयर इन्होंने कैसे किया, प्रेशर एंड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्या कहा, दाब और आयतन के सापेक्ष। क्लियर? कैसे बच्चों? क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस और रियल गैस दोनों में डिफरेंस तो होता है, अंतर तो होता है, इसी वजह से तो क्या होता है, दोनों की कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रेशर की, फिर देखेंगे आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, उससे हमें अपनी वान डेर वाल गैस इक्वेशन को कैसे डेराइव कर सकते हैं। समझना बेटा इस बात को। सबसे पहले इन्होंने कंपेयर किससे किया, प्रेशर से। प्रेशर के रेस्पेक्ट में इन्होंने क्या कहा बच्चों, देखो इजी वे में समझना। मान लो कोई कंटेनर है बेटा, ये कोई कंटेनर है, ये मान लो कोई दूसरा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने क्या किया बच्चों, मान लो गैस है, इस कंटेनर में भी हमने कोई गैस फिल की है। ये जो गैस है कंटेनर ए वाली, इसको जैसे मैं ए बोल रहा हूं बेटा, ये कंटेनर बी है। कंटेनर ए में तो क्या है, आइडियल गैस इन्होंने ली बेटा, क्या कहा, कंटेनर ए में तो क्या है, कोई आदर्श गैस है, और कंटेनर बी में क्या है, रियल गैस है, यानी कोई वास्तविक गैस है, कोई सी भी हो। क्लियर? अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कह सकते हैं, हमें पता है आइडियल गैस और रियल गैस है, दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें पता है दोनों के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बलों में अंतर होता नहीं होता, होता है बेटा। हमने एक टेबल बनाई थी, याद है ना, उसमें हमने क्या कहा था एक इंडेक्स में बच्चों, कि जो आइडियल गैस होती है उसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 मानते हैं। लेकिन रियल गैसेस में हमें पता है अट्रैक्शन फोर्स का 0 होना पॉसिबल है क्या, नहीं, कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, यानी जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है रियल गैस मॉलिक्यूल के लिए 0 नहीं होते, जबकि इसमें क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अगर 0 होगा तो हमें पता है इसके गैसेस मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने वाला कोई फोर्स है क्या, कोई अट्रैक्शन फोर्स है क्या, नहीं बच्चों। तो हमें पता है अगर दोनों गैसों को मैं कंपेयर करूं, दोनों गैसों के मॉलिक्यूल को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता है जो मूवेबल टेंडेंसी है बेटा, मूवमेंट करने की टेंडेंसी, गतिशील प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होगी, आइडियल गैस की या रियल गैस की, आइडियल गैस की। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में तो क्या थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स है जिसमें क्या होगा, और अट्रैक्शन फोर्स होने से हमें पता है पार्टिकल की मूवमेंट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी बेटा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, पार्टिकल को एक जगह फिक्स रखने की कोशिश करेगा, वो मूवमेंट करने की टेंडेंसी को डिक्रीज करता है। क्लियर? जबकि आइडियल गैस की बात करें तो हमें पता है ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है
इस वजह से आइडियल गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूवेबल फॉर्म में होते हैं, लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं बेटा। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा, रियल गैस के कंपैरिजन में आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी मूवेबल टेंडेंसी ज्यादा है, गतिशील प्रवृत्ति ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमें पता है गैसेस मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल की जो कंटेनर की वॉल है, पात्र की जो दीवार है, उससे कोलिजन भी ज्यादा होगी या नहीं होगी? यस और नो? अरे हमें पता है गैस का प्रेशर अपन कैसे कंसिडर करते हैं बेटा, गैस के मॉलिक्यूल जो कंटेनर की वॉल होती है उससे कोलिजन करके जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वही तो गैस का प्रेशर मानते हैं। क्लियर? और हमें पता कोलिजन जितनी ज्यादा होगी लगने वाला प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, बस मैंने इतना सा प्रेशर लगाया, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, लगातार कोलिजन कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है टोटल प्रेशर ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। तो क्या कहेंगे, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, रियल गैस के कंपैरिजन में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, कम होता है। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो पार्टिकल की मूवमेंट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। पार्टिकल की मूवमेंट करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो हमें पता ये जो कंटेनर है इसकी वॉल से कोलिजन भी क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा। यस और नो? अरे इसकी वॉल से कोलिजन ज्यादा होगी, और हमें पता अगर इसकी वॉल से कोलिजन ज्यादा होगी तो लगने वाला प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्लियर? इसके कंपैरिजन में अगर हम आए रियल गैस पे, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल में हमें पता है आइडियल के कंपैरिजन में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आइडियल गैस से अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है पार्टिकल को अट्रैक्ट करने वाला, एक जगह फिक्स रखने वाला फोर्स क्या है, अगर ज्यादा है तो क्या करेगा, गैसेस मॉलिक्यूल की मूवमेंट करने की टेंडेंसी आइडियल के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। अगर मूवमेंट करने की टेंडेंसी ही कम होगी तो हमें पता है जो कंटेनर है, बेटा उसकी वॉल से कोलिजन भी क्या होगी, कम होगी। और अगर कंटेनर की वॉल से कोलिजन अगर कम होगी तो सीधी सी बात है बेटा इसके थ्रू लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये क्या कहा आपने, आइडियल गैस, और ये क्या कहा, रियल गैस। क्लियर? इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, गैस के अगर हम प्रेशर को कंपेयर करें तो ये बताओ आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा या रियल गैस का, आइडियल गैस का। तो अपन क्या कह सकते हैं, P आइडियल गैस ग्रेटर देन P रियल गैस। क्या कहा बेटा, P आइडियल गैस ग्रेटर देन P रियल गैस। कैसे हुआ, समझ में आ गया? क्लियर? चलो बेटा अब बात करेंगे, एक बात तो श्योर है कि आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा वो रियल गैस से ज्यादा होगा, या फिर मैं कह सकता हूं रियल गैस का प्रेशर क्या होगा, आइडियल गैस के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है? और ये जो डिफरेंस होता है, क्योंकि एक कम है दूसरा ज्यादा है, इसका मतलब एक बात तो श्योर है, डिफरेंस तो जरूर है। और ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को, इसी अंतर को क्या किया, जो वांडरवाल थे, वांडरवाल ने क्या किया, इस डिफरेंस को an² अपॉन v² से डिनोट किया। मैंने क्या कहा, दोनों के प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को क्या किया, इन्होंने क्या किया, वांडरवाल ने an² अपॉन v² से डिनोट किया। इनका मतलब क्या होता है, एक एक करके अपन बात करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों के प्रेशर को अगर मैं कंपेयर करूं बेटा, तो क्या कह सकते हैं, अगर मैं ये लिखूं P आइडियल गैस, समझना इस बात को, P आइडियल गैस इक्वल टू P रियल गैस। क्या कहा, P आइडियल गैस इक्वल टू P रियल गैस। हमें पता है डायरेक्टली दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं। क्या, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या कहा, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, उसको क्या करूंगा, जिसकी वैल्यू कम है उसमें ऐड कर दूंगा, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ सकती नहीं आ सकती, यस और नो? अरे सीधी सी बात है बेटा, दो कंटेनर है, अपन ने क्या कहा, ये मान लो दो कंटेनर है, सपोज करो बेटा इसका मास मान लो 100 ग्राम है, इसका मास क्या है 90 ग्राम है बेटा, इसका 100 ग्राम और इसका 90 ग्राम मैंने बोला है। इसका मतलब ये बताओ दोनों के मास में डिफरेंस कितना है, 10 ग्राम का। इसका मतलब ये 10 ग्राम कम है, तो इसका जो मास है 90 प्लस में 10 लिख दूं तो इसके इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता, आ सकता है बेटा। यही बात मैंने यहां बोली है। क्लियर? क्या कहा कि जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है वो रियल गैस से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब रियल गैस का प्रेशर क्या होता है, आइडियल गैस से कम होता है। और कितना कम होता है, ये कमी कितनी होती है, ये डिफरेंस कितनी होती है, तो प्रैक्टिकली क्या कहा वांडरवाल ने कि ये जो प्रेशर का डिफरेंस अंतर होता है वो होता है an² अपॉन v²। और जो दोनों की वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको कम वाली वैल्यू में अगर ऐड कर देंगे तो दोनों का प्रेशर क्या होगा बेटा, अरे इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता, यस और नो? तो ये तो इन्होंने क्या कहा, प्रेशर को कंपेयर किया। समझ में आ गया बेटा, यस और नो? क्लियर? यहाँ पे जो ये लिखा है बेटा an² अपॉन
V स्क्वायर, इसको बोला जाता है बेटा प्रेशर करेक्शन। क्या कहा? प्रेशर करेक्शन, दाब संशोधन। हिंदी में क्या कहते हैं? दाब संशोधन। इसका मतलब संशोधन का मतलब क्या? इन्होंने इस बात को बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के दाब में अंतर क्या होता है। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर। अब मैं बात करूं बेटा किसकी? वॉल्यूम की। इन्होंने क्या किया? प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर करते हुए इक्वेशन को डेराइव किया। ओके, देखो बेटा वॉल्यूम को कैसे करना है। मैं 2 कंटेनर ले रहा हूं बेटा, समझना अच्छे से। ये 2 कंटेनर अपन ने लिए बेटा। ओके ठीक है, इसमें भी अपन ने क्या किया है? इसमें भी अपन ने गैस फिल की है और इसमें भी अपन ने गैस फिल की है। ठीक है, दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का, वो मैं बोल रहा हूं बेटा 1 लीटर। क्या कहा? अरे दोनों का टोटल वॉल्यूम तो क्या है? इक्वल है 1 लीटर 1 लीटर। क्लियर। अब इस कंटेनर के अंदर हमने जो गैस फिल की है बच्चों, उसके जो गैसेस पार्टिकल है उनकी साइज देख के आप बता सकते हो क्या कि कौन सी गैस आइडियल वाली है, कौन सी गैस रियल वाली है। फर्स्ट गैस क्या होगी? रियल वाली होगी क्या? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बच्चों क्या, इसमें जो गैसेस पार्टिकल है उनकी साइज या वॉल्यूम कम है, जबकि इसकी साइज या वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है बेटा। और आपको याद अपन ने कहा था आइडियल गैस के लिए क्या होता है? मॉलिक्यूल का साइज या फिर वॉल्यूम क्या माना जाता है? नेग्लिजिबल माना जाता है आइडियल गैस के लिए। यस और नो? जबकि रियल के लिए क्या होता है? वो नेग्लिजिबल नहीं होता, उसकी कोई क्या होती है? डेफिनेट साइज या वॉल्यूम जरूर होता है। कहने का मतलब है आइडियल वाले से तो ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर। इसका मतलब क्या लिखूंगा? ये क्या बेटा? ये अपने बनाया है आइडियल गैस के लिए और ये क्या बनाया है? रियल गैस के लिए। बात समझ में आ गई? क्लियर। चलो बेटा आगे डिस्कस करते हैं। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करूं, देखो बेटा क्या कहा, अगर दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना है तो क्या लिखूंगा? अगर मैं ये लिखूं V आइडियल गैस, V आइडियल गैस इसको तो क्या लिखेंगे? V रियल गैस। अगर मैं दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करूं तो डायरेक्टली दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा। दोनों की क्या होता है? डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनके साइज या वॉल्यूम का। मैंने क्या कहा? गैसेस मॉलिक्यूल के साइज या वॉल्यूम का, आकार या आयतन का। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो समझना बेटा इस बात को, हमें पता है आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका साइज या वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, जबकि इसमें जो क्या है गैसेस मॉलिक्यूल है उनका कुछ साइज और वॉल्यूम होगा जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू होगी, निश्चित मान होगा। क्लियर। तो दोनों को अगर मुझे इक्वल करना है, सिमिलरिटी लेके आनी है, समानता लेके आनी है, तो मैं क्या करूंगा? अगर ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है इनके साइज या वॉल्यूम को भी मैं क्या करूं बेटा? इसमें से हटा दूं। सपोज करो मैंने क्या कहा, अरे गैसेस मॉलिक्यूल के साइज या वॉल्यूम को हटा दो तो ये आइडियल के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? अरे दोनों में डिफरेंस ही किसका आ रहा था कि जो रियल गैस है उसमें क्या होगा? गैसेस मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो अगर मैं गैसेस मॉलिक्यूल के साइज या वॉल्यूम को अगर इसमें से हटा दूं तो हमें पता ये आइडियल के जैसे होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। ओके, इस बात को इजी वे में समझो बेटा। कैसे? देखो मान लो यही मान लो 2 कंटेनर है, इजी वे में समझना। ये मान लो 2 कंटेनर है बेटा, इसमें क्या होगा? इसमें आपसे बोला जाए कि इसमें ओनली गैस है। मैंने क्या कहा? कंटेनर ए है, पात्र ए है, इसमें क्या केवल गैस भरी बेटा। ठीक है, केवल गैस भरी है जिसका वॉल्यूम कितना है? मान लो कंटेनर का वॉल्यूम आपसे बोला जाए बेटा क्या 100, जो मान लो 100 ml बोल दिया, 100 ml बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 100 ml है समझने के लिए, ये 100 ml हो गया। क्लियर। अब मैं बोलूं बच्चों क्या इसमें भी जो कंटेनर का वॉल्यूम है बेटा वो तो 100 ml है, लेकिन मैंने इसमें साथ में क्या किया? मैंने इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भर दिए, कुछ मिट्टी के कण इसमें डाल दिए। ओके, और जो डस्ट पार्टिकल है उनका वॉल्यूम कितना है बेटा? 10 ml है। मैंने क्या कहा बच्चों? अरे जो डस्ट पार्टिकल वॉल्यूम कवर कर रहे थे वो कितना है? 10 ml। इसका मतलब एक बात तो श्योर है, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं था, सेम आइडियल वाली कंडीशन, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल है ओनली गैस के हैं जिनका साइज या वॉल्यूम क्या है? नेग्लिजिबल है। क्लियर। लेकिन इसमें क्या कुछ डस्ट पार्टिकल भी फील है। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? ये रियल गैस वाली कंडीशन है। ओके, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना है, दोनों गैसों को अगर एक जैसा रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इन डस्ट पार्टिकल को इन कंटेनर से हटा दूंगा, नहीं हटा दूंगा? यस और नो? इसका मतलब है डस्ट पार्टिकल को अगर मैं कंटेनर से हटा दूंगा तो हमें पता है फिर क्या होगा? इसमें से भी जो गैस होगी वो भी हमें पता है उसका भी वॉल्यूम क्या होगा? अरे 100 ml होगा या नहीं होगा? यस और नो? मैंने क्या कहा बच्चों? बात समझ में आ गई? क्लियर। इसका
मतलब क्या कहेंगे, जो रियल गैस होती है बेटा, रियल गैस होती है एक्चुअल में, अगर उसके वॉल्यूम को अगर हमें आइडियल गैस के इक्वल करना है तो क्या करना, इसमें जो रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, उनका जो साइज या वॉल्यूम है उनको हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है, क्लियर। और जो वान डेर वाल थे उन्होंने क्या कहा कि कोई भी रियल गैस होती है, कोई भी रियल गैस होती है, उसके पार्टिकल के साइज या वॉल्यूम को अपन क्या करेंगे, एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, यस और नो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी से। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है, बी यहां पर कांस्टेंट है बेटा और एन है मोल। एक एक का मीनिंग अपन समझेंगे। तो मैंने क्या कहा, वान डेर वाल ने प्रैक्टिकली इस बात को क्या किया, उसका कंफर्म किया कि कोई भी गैस है उसके मॉलिक्यूल के साइज या वॉल्यूम को अपन n इंटू बी से डिनोट करेंगे, टोटल वॉल्यूम को क्या करेंगे n इंटू बी से। इसका मतलब जो रियल गैस का टोटल वॉल्यूम होगा उसमें मैं क्या करूं, पार्टिकल के थ्रू कवर किया गया, कणों के द्वारा घेरा गया अगर मैं आयतन है, वॉल्यूम है, उसको अगर मैं हटा दूं तो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम क्या होगा, अरे आइडियल के जैसे होगा या नहीं होगा, होगा बच्चों, क्लियर। तो यहां पे क्या करूंगा, अगर दोनों वॉल्यूम को इक्वल करना है तो क्या लिखेंगे बेटा, V आइडियल इक्वल टू V रियल गैस माइनस क्या करते हैं N इंटू बी। ये इन्होंने क्या किया, वॉल्यूम को कंपेयर किया बेटा, समझ में आ गया, यस और नो। और यहां पर N और B को बेटा किस लिए यूज किया गया, वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है, आयतन में जो अंतर होता है उसको कोरिलेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो इसे बोला जाता है बेटा वॉल्यूम करेक्शन। क्या बोला जाता है, वॉल्यूम करेक्शन यानी आयतन संशोधन। समझ में आया बच्चों, यस और नो, इसे बोलते हैं बेटा आयतन संशोधन, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो हम नॉर्मल समीकरण में, सामान्य समीकरण में या क्या आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां पे पी और वी जो यूज करते हैं वो डायरेक्टली यूज ना करके रियल गैस के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। यहां तक समझ में आया बेटा, यस और नो। तो दोनों गैसों को कंपेयर करते हुए उनके प्रेशर और वॉल्यूम को कैसे कोरिलेट किया, समझ में आया यहां तक, यस और नो, क्लियर। कोई डाउट, नोट करो बेटा फटाफट यहां तक, ये डायग्राम वगैरह बना लेना समझने के लिए, सीधा फॉर्मूला रटोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा बेटा, ओके। फटाफट नोट करो यहां तक। उस आइस को कॉल लगा। नहीं है ये चाहे मत करना, बाकी कर लेना। नोट कर लिया बेटा, कर लिया क्या, उदाहरण दे।
चलो बेटा, तो ये जो अपन ने क्या किया, ये जो प्रेशर और वॉल्यूम को अपन ने कोरिलेट किया बेटा, देखो इसकी हेल्प से अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, देखो अपनी जो फाइनल इक्वेशन अपन है कैसे डेराइव कर सकते हैं, समझना इस बात को कैसे करना है, क्या करना है। यहां तक बात समझ में आ गई ना। चलो ये जो दो इक्वेशन है बेटा, देखो ये अपने काम आएगी, इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं कैसे करना है, क्या करना है, समझना बच्चों। देखो कैसे किया, अब देखो जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करते हुए कैसे करेंगे बेटा, समझना। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अपन क्या लिखते हैं बेटा, आइडियल गैस के लिए हम लिखते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी, यस और नो, अरे लिखते हैं या नहीं लिखते, लिखते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे, फॉर रियल गैस, अब लिखेंगे बेटा रियल गैस के लिए अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखेंगे, फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए क्या लिखेंगे, यहां जो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, जो अपन ने लिखा है बेटा, तो क्या लिखेंगे, पी आइडियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों इसमें, तो देखो क्या लिखेंगे, पी जो आइडियल हमने लिखा है, पी आइडियल की जगह क्या लिखूंगा, पी रियल गैस प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यस और नो। तो क्या लिख सकते हैं बेटा, पी की जगह क्या लिखूंगा यहां पर, पी यानी पी और प्लस क्या लिखेंगे बेटा, पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये किसकी जगह आ गया, इस पी की जगह आ गया, कहां से आया, यहां से, बात समझ में आ रही है, क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, वी, वी देखो बेटा ये ओनली वी लिखेंगे, रियल गैस के लिए क्या लिखेंगे, इस वी आइडियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी रियल गैस माइनस एन इंटू बी, यानी फिर क्या लिख सकता हूं बेटा, v माइनस एन इंटू बी, क्लियर। आगे क्या लिखेंगे बेटा, एन आर टी, बात समझ में आ गई बच्चों, ये क्या हो गई अपनी वान डर वाल गैस इक्वेशन, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है बच्चों, वान डर वाल इक्वेशन, ये है वान डर वाल इक्वेशन, वान डर वाल समीकरण इसको बोलते हैं बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब अपन बात करें फॉर 1 मोल, अगर अपन बात करें बच्चों क्या कहेंगे, फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल की बात करें तो n की जगह क्या लिखेंगे 1, तो इसको सिंपल फॉर्म में भी लिखा जाता है क्या, n अगर 1 हो जाए तो क्या लिखेंगे, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, क्या कहा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और क्या लिखेंगे v माइनस एन की जगह 1 आ गया तो v माइनस बी, क्लियर। आगे क्या लिखेंगे, इस n की जगह 1 हो जाए तो R इंटू टी, यानी 1 मोल के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्म में इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इनमें बात करें बच्चों, देखो बाकी का मीनिंग आपको ध्यान है क्या, P क्या है वही प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, T क्या है टेम्परेचर, R क्या है बच्चों गैस कांस्टेंट, N क्या है मोल, लेकिन यहाँ पर दो चीजें नहीं आ रही है, A और B, A और B होते हैं बेटा, उन्हीं को बोला जाता है वान डर वाल गैस कांस्टेंट, बात समझ में आई क्या, इनको क्या बोला जाता है बेटा, वान डर वाल गैस कांस्टेंट या वान डर वाल कांस्टेंट, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, नोट करो बेटा यहां तक। नोट करो बेटा। कर फोन।
कर लिया बेटा नोट, कर लिया क्या? चलो बेटा, तो ये अपने बात की बच्चों देखो, जो अपनी वान डेर वाल गैस इक्वेशन आती है कैसे आती है बेटा, और कैसे हमने डिराइव किया। क्लियर? तो यहाँ पे बाकी का मीनिंग तो हमें ध्यान है बच्चों, पी वी आर टी ये सब क्या होता है कई बार अपने लिखा है, लेकिन इसमें दो नई चीजें आई है बेटा, क्या? ए एंड बी। ए एंड बी को लिख लेना बेटा वान डेर वाल कांस्टेंट, इनको क्या बोलते हैं बेटा? वान डेर वाल कांस्टेंट, वान डेर वाल नियतांक, वान डेर वाल कांस्टेंट। लिख लिया? चलो अब ए और बी के बारे में समझना बेटा अच्छे से। देखो क्या क्या पॉइंट्स बच्चों देखो कहां कहां काम आएंगे। ए और बी के लिए ध्यान रखना, अच्छे समझना, फिर अपन नोट करेंगे। ए और बी की बात करें तो ध्यान रखना, ए और बी क्या होते हैं? किसी गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होते हैं। क्या करते हैं? किसी गैस के लिए अभिलाक्षणिक स्थिरांक है बेटा। कांस्टेंट तो है, लेकिन सभी गैसें के लिए, मतलब सभी जितनी भी गैसेस होती है सभी के लिए इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है बेटा। कांस्टेंट तो जरूर है। बच्चा नॉर्मली क्या सोचता है कि कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू, लेकिन देखो कैरेक्टरिस्टिक बोला है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? अभिलाक्षणिक का मतलब क्या? हर गैस के लिए अलग अलग। आ गया समझ में? हाँ, एक गैस के लिए पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन अलग अलग टाइप की रियल गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग होगी। बच्चा कहेगा सर कितनी होगी? वो कोई टेंशन नहीं है, या तो हमें क्वेश्चन में देगा या फिर पूछेगा। आ गया समझ में? तो वो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगी, तो कौन सी गैस के लिए ए कितना होगा, बी कितना होगा, या तो क्वेश्चन में देगा चल के ब्रैकेट में लिख कर, या हमें पूछेगा इसका आंसर। क्लियर? कैसे करना बेटा समझना। तो अपन ने क्या कहा, ये किसी गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होते हैं, और क्या यानी अलग अलग गैसें के लिए अलग अलग होंगे बेटा। क्लियर? चलो बेटा अब बात करते हैं ए और बी का रोल दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, ए और बी का रोल क्या है, यानी किसी गैस के लिए ए इतना है तो ये क्या होगा, वो क्या होगा, बी इतना है तो ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो समझना ए और बी का रोल क्या होता है? अलग अलग होता है बेटा। एक तो क्या करता है, ए तो करता है बेटा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अंतर आणविक आकर्षण बलों को। बच्चा कहेगा सर क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? तो बच्चों सीधी सी बात है, अरे ए को यूज ही क्यों किया गया था? प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। देख सकते हो बेटा, यस और नो। अरे आइडियल गैस और रियल गैस होती है, दोनों के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए तो हमने ये प्रेशर करेक्शन यूज किया था, याद है ना? इसका मतलब ए को यूज कब किया? दोनों गैसों के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। और प्रेशर को बैलेंस करने के लिए क्यों? क्योंकि प्रेशर इनबैलेंस था। प्रेशर इनबैलेंस क्यों था? क्योंकि दोनों गैसों के लिए क्या था? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणविक आकर्षण बलों का मान क्या था? अलग अलग था बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? तो क्या कहा, ए तो क्या करेगा बेटा? किसी गैस के लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? किसी गैस के लिए अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो उस गैस के लिए क्या होगा? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतराणविक आकर्षण बलों का मान भी ज्यादा होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। तो देखो ए के कई सारे फॉर्मूले यूज होंगे बेटा। अपने क्या कहा, किसी गैस के लिए अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो उसके लिए IMF इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अंतराणविक आकर्षण बल, ये ज्यादा तो ये ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? ठीक है बेटा। और क्या कहेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पोलैरिटी। अरे ध्रुवता, सीधी सी बात है बेटा। गैसेस में अगर क्या, गैसेस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी ज्यादा है, ध्रुवता ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन फोर्स अपने आप ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। इसके दो कंडीशन और दी जाती है, क्या? वान डेर वाल फोर्स, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? साइज। बात समझ में आ गई क्या? ए को 4 टर्म में 4 टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चा रटता है, लेकिन ध्यान रखना किस कंडीशन में कौन सा काम में लेना है बेटा, ये ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग के जो दो अपने लिखे हैं ये तो किसके लिए लेना है बेटा? फॉर पोलर स्पीशीज। किसके लिए काम में लेनी है बेटा? पोलर स्पीशीज के लिए। आप कहोगे सर कैसे? अरे सीधी सी बात है, पोलर होगा तो ही तो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। क्लियर? बच्चा कहेगा सर नॉन पोलर होगा तो मैं क्या करूंगा? नॉन पोलर अगर होगा तो क्या करना है बच्चों? वान डेर वाल फोर्स या फिर साइज का कॉन्सेप्ट काम में लेना है। क्यों? इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना, जिनकी साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वान डेर वाल फोर्स है वैसा कोई फोर्स नहीं होता। हम कई सारे फोर्स पढ़ते हैं बेटा, बॉन्ड पढ़ते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं। तो वान डेर
वाल ने क्या कहा था, ये जो 3-4 बॉन्ड होते हैं इनमें से कोई सा भी अट्रैक्शन या बॉन्ड नहीं है तो वान डेर वाल फोर्स क्या होगा, जिंदाबाद। यानी अगर कोई सा भी फोर्स ना हो तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, एक नेग्लिजिबल फोर्स होता है जिसको बोलते हैं वान डेर वाल फोर्स। क्लियर। अब वान डेर वाल फोर्स बच्चा कहेगा सर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, तो नॉर्मली बात करें बेटा सीधी सी बात है, मान लो 2 पार्टिकल की साइज एक तो ये है बेटा, ठीक है, या फिर क्या इनकी पार्टिकल की साइज ये है। देखो सेंटर पॉइंट मैंने स्ट्रेट लाइन में लिया बेटा, इक्वल है। अब ये बताओ सीधी सी बात है, दोनों के बीच में कांटेक्ट क्या है बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन क्या होगा, सीधी सी बात है अपने आप ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई क्या। जबकि यहां बात करते हैं डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। एक तो पहली बात तो ये अट्रैक्शन फोर्स वैसे ही वीक है और आपने डिस्टेंस और ज्यादा कर दी है, डिस्टेंस ज्यादा कर दी है तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, और कम हो जाएगा। और हमें पता है साइज जितनी ज्यादा होगी तो पार्टिकल के बीच में स्पेस उतना ही कम होगा, यानी अट्रैक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए काम में लेना है बेटा, फॉर नॉन पोलर, क्या कहा, फॉर नॉन पोलर स्पीसीज, ठीक है, नॉन पोलर यानी जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव वाले चांस ना हो बेटा, क्लियर। और क्या बोलेंगे बेटा, इनर्ट गैसेस, किसके लिए काम में लेना है बेटा, इनर्ट गैसेस, क्योंकि हमें पता है इनर्ट गैसेस की बात आ जाए तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं इनर्ट गैस की तो वो पोलर होती है क्या, नहीं, तो उनके लिए कैसे चेक करना है, साइज और वॉल, क्या करना है, साइज एंड वान डेर वाल फोर्स के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया कैसे क्या, क्लियर, यस और नो। चलो बेटा अब बात करते हैं बेटा, ये तो एक ही बात होगी, क्या ए क्या करता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी गैस के लिए क्या होगा, अगर ए की वैल्यू ज्यादा तो सीधी सी बात है उसके लिए इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी अंतराणविक आकर्षण बलों का मान भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया, क्लियर। अब एक बात बताओ, इसको क्या करिए, अब मैं ए को कंपेयर कर रहा हूं किससे, गैस को क्या करेंगे, लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं बेटा लिक्विफैक्शन। एक तो क्या करेंगे कंप्रेशन यानी संपीड़न, एक अपन बोल रहे हैं लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन मतलब द्रवण, अरे लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी, द्रवित होने की प्रवृत्ति। तो क्या कहेंगे बच्चों, जिस गैस के लिए क्या होगा, जिस गैस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा है, क्या कहा, जिस गैस के लिए कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा है उसके लिए कंप्रेसिबल नेचर क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा, संपीड़न की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सीधी सी बात है, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को। अगर किसी गैस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे। अरे सीधी सी बात है बेटा, दो मैग्नेट है, मान लो एन और एन पोल को आप पास लेके आ रहे हो, तो दोनों में अट्रैक्शन की टेंडेंसी है क्या, नहीं, दोनों में कौन सी टेंडेंसी है, रिपल्सन की। आप दोनों को पास लेके आने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पास आएंगे क्या, नहीं, दूर जाएंगे बेटा। ओके, इसका अपोजिट बोलो, एक एन पोल है, दूसरा है बेटा एस पोल, तो क्या करोगे, थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही एक दूसरे के पास लेके आओगे तो हमें पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। सेम यही बच्चों, क्या, जिस गैस के लिए कांस्टेंट ए की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, आकर्षण की प्रवृत्ति ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, अगर उनमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, आकर्षण की प्रवृत्ति है, तो बाहर से अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, दाब आरोपित करोगे, तो हमें पता है पार्टिकल में अट्रैक्शन की टेंडेंसी है, तो क्या होगा, अरे एक दूसरे के पास पास आएंगे नहीं आएंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे, एक दूसरे के पास पास आएंगे, इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होगा। अरे कंप्रेशन होगा नहीं होगा, संपीड़न होगा नहीं होगा, होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो पार्टिकल पास पास ज्यादा आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, इसका मतलब ज्यादा कंप्रेस होंगे, ज्यादा संपीड़न होगा, और हमें पता ज्यादा कंप्रेस होगा तो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यस और नो। क्योंकि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, पार्टिकल के बीच में स्पेस कम करना, यानी मॉलिक्यूल या पार्टिकल को पास पास लेकर आना। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, तो देखो बेटा कैसे कोरिलेट करते हैं। इसका मतलब है किसी गैस के लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे, उस गैस के कंप्रेशन की टेंडेंसी, संपीड़न की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर कंप्रेशन नेचर, कंप्रेसिबल नेचर या संपीड़न की प्रवृत्ति ज्यादा है तो हमें पता है वो इजीली क्या होगी, लिक्विफाइड होगी, यानी आसानी से द्रवित होगी। समझ में आ गया, यस और नो। तो मैं क्या कह सकता हूं, इफ वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर फॉर एनी गैस देन द कंप्रेसिबल नेचर ऑफ गैस विल ग्रेटर एंड गैस विल इजीली लिक्विफाइड या लिक्विफाइड
लिक्विफेक्शन ऑफ गैस विल इजी, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। क्यों? लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए करना ही क्या पड़ता है, पार्टिकल को पास पास लेके आना पड़ता है, सीधी सी बात है। अगर अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है तो पार्टिकल आसानी से पास पास आएंगे और आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। समझ में आ गया बच्चों? यस और नो? क्लियर? चलो बेटा, ये तो अपने बात किसकी की, ए की हमने बात की बच्चों। अब बात की दूसरा कांस्टेंट क्या है बेटा, बी। बी किसको रिप्रेजेंट करता है रे, इफेक्टिव साइज या वॉल्यूम को। बच्चा कहेगा सर क्यों? क्योंकि बेटा बी का यूज ही क्यों किया गया था बेटा, ये बताओ। जो वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है, साइज या वॉल्यूम में जो अंतर होता है, उसको बैलेंस करने के लिए। यस और नो? कांस्टेंट बी का यूज किस कंडीशन में किया गया था, जो आइडियल गैस और रियल गैस है दोनों के वॉल्यूम या साइज में जो डिफरेंस होता है, आकार या आयतन में अंतर होता है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए। इसका मतलब बी किसको रिप्रेजेंट करता है, गैस का मॉलिक्यूल है उसके साइज या वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इसका मतलब जिस गैस के लिए कांस्टेंट बी की वैल्यू ज्यादा होगी, उस मॉलिक्यूल उस गैस के क्या होगा, अरे पार्टिकल की साइज या वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। मैंने क्या कहा, जिस गैस के लिए कांस्टेंट बी की वैल्यू ज्यादा है, उस गैस के मॉलिक्यूल की साइज या वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। क्यों होगी? समझ में आ गया? क्लियर? अब क्या करेंगे, B की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं बेटा, कि किसी गैस के लिए B इतना है, दूसरी के लिए इतना, तीसरे के लिए इतना, तो किसको कंप्रेस करना ज्यादा इजी होगा और किसको लिक्विड में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी होगा। तो समझना बेटा इस बात को, जिस गैस के लिए कांस्टेंट B की वैल्यू ज्यादा है, तो सीधी सी बात है बेटा, उसको कंप्रेस करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। अरे कंप्रेशन की टेंडेंसी कम होगी। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो समझना बेटा, यही बात आ गई। मान लो एक कंडीशन तो ये है बेटा, क्लियर? अब क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन ये है, क्लियर? अब देखो, कंप्रेशन का मतलब ही क्या होता है, संपीड़न का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल को पास पास लेकर आना। यस और नो? अरे हमें पता है, अगर बाय द वे आपसे बोला जाए, देखो ये मान लो कंडीशन ये है पहली, ये दूसरी कंडीशन है, तो ये बताओ बी की वैल्यू ज्यादा किसके लिए होगी, फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए? सेकंड वाले के लिए, क्योंकि हमें पता है सेकंड कंडीशन में अपने गैसेस पार्टिकल की साइज या वॉल्यूम को ज्यादा माना है। इसका मतलब इसके लिए बी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। क्लियर? ठीक है बेटा। अब ये बताओ, अगर दो गैसेस मॉलिक्यूल है, मान लो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, तो ये बताओ किसको कंप्रेस करना ज्यादा इजी है, ए को या बी को? मैंने क्या कहा, कंप्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर या फोर्स अप्लाई करके पार्टिकल को पास पास लेके आना। यस और नो? इसका मतलब हमें पता है, अगर इनकी साइज कम है तो पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होगा, और पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है तो हमें पता है आसानी से पास पास आ सकते हैं, नहीं आ सकते? आ सकते हैं बेटा, उनको एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ क्या, पार्टिकल की साइज ज्यादा है, पार्टिकल की साइज ज्यादा है तो हमें पता है उनके बीच में गैप क्या होगा, कम होगा, और थोड़ा सा प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते ही हमें पता दोनों आपस में टच होंगे, नहीं होंगे, बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा, बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा। इसका मतलब ये बताओ उनको कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा। समझ में आया मैंने क्या कहा? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, अरे नॉर्मली सॉलिड लिक्विड गैस में बेटा यही तो होता है, सॉलिड में हमें पता है पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस कम होता है, पार्टिकल के बीच में, कणों के बीच में अगर स्थान कम होता है, इसलिए तो हम बोलते हैं उनको और ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में किसी गैस को हम इजीली कंप्रेस, आसानी से संपीड़ित क्यों कर सकते हैं, क्योंकि गैसेस पार्टिकल, गैस के कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है, और अगर स्पेस ज्यादा होता है तो आसानी से उनको पास पास एडजस्ट कर सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा। तो वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। मैंने क्या कहा, जिस गैस के लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी, सुनना इस बात को, सीक्वेंस में बोल रहा हूं, जिस गैस के लिए क्या होगा, B की वैल्यू ज्यादा होगी, कांस्टेंट B का मान ज्यादा होगा, उस गैस के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। क्यों होगा? समझ में आ गया? उस गैस के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम ज्यादा होगा, और अगर मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम ज्यादा है तो हमें पता है उसकी कंप्रेसिबल नेचर कम होगी, संपीड़न की प्रवृत्ति कम होगी। बात समझ में आ गई? अगर उसके संपीड़न की प्रवृत्ति अगर कम होगी तो सीधी सी बात है, अगर वो कंप्रेस ही नहीं हो सकती, यानी उसे कंप्रेस करना डिफिकल्ट है, टिपिकल है बेटा, तो क्या होगा, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा, उतना ही मुश्किल होगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? तो क्या कह सकते हैं, जिस गैस के लिए
जिस गैस के लिए क्या होगा, कांस्टेंट बी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम में ज्यादा होगा। और क्या होगा, इसका मतलब क्या कह सकता हूं, जिस गैस के लिए बी ज्यादा उसके लिए मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम ज्यादा, तो गैस की कंप्रेसिबल नेचर, संपीड़न की प्रवृत्ति कम होगी। और क्या होगा, उसको लिक्विफेक्शन नेचर यानी द्रवित होने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। यानी गैस का लिक्विफेक्शन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, गैस को द्रव में परिवर्तित करना कठिन होगा। समझ में आ गया, यस और नो। तो मैंने क्या कहा, कांस्टेंट ए एंड बी से मैंने कंपेयर करते हुए मैंने दो चीजें बोली है बेटा। एक तो मैंने बोला है कंप्रेसिबल नेचर, एक बोला है गैस की लिक्विफेक्शन नेचर, गैस के द्रवित होने की प्रवृत्ति। तो ध्यान रखना, उसको मैं डायरेक्टली ए और बी से कोरिलेट करके अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा, समझना इस बात को। देखो दो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, तो क्या लिखेंगे, कंप्रेसिबल नेचर, एक तो क्या लिखेंगे, कंप्रेसिबल नेचर एंड लिक्विफेक्शन नेचर ऑफ गैस, लिक्विफेक्शन नेचर ऑफ गैस, दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया। क्या कहा, संपीड़न की प्रवृत्ति तथा गैस के द्रवित होने की प्रवृत्ति। क्लियर, ठीक है। क्या कहेंगे, जिस गैस के लिए अपन ने क्या कहा था, ए की वैल्यू ज्यादा थी, उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, तो उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल की खुद की टेंडेंसी क्या है, पास पास आने की है। क्लियर, जिस गैस के लिए ए ज्यादा, उसके लिए क्या कहेंगे, हमें पता कंप्रेस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ए की वैल्यू ज्यादा, तो ये दोनों ज्यादा, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा समझ में आ गया, क्लियर। या मैं कहूं, जिस गैस के लिए बी की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए हमें पता है क्या होगा बेटा, पार्टिकल का साइज या वॉल्यूम ज्यादा, पार्टिकल का साइज वॉल्यूम ज्यादा, तो क्या करेंगे बच्चों, उसे हमें पता है कंप्रेस करने की टेंडेंसी कम होगी, और क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने की यानी लिक्विफेक्शन नेचर भी कम होगी। इसका मतलब बी की वैल्यू ज्यादा, तो ये दोनों कम। क्लियर, तो सेम है या इनवर्स है, इनवर्स बेटा। तो क्या लिखेंगे, बी के क्या होगा, इनवर्स होगा। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। ये जो मैंने रिजल्ट लिखाया है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया यहां तक कैसे किया, क्लियर, को डाउट, ठीक है बेटा। अब एक काम करना, ये दो पॉइंट अभी आपको नहीं लिखने हैं, जब मैं बोलूं तब लिखने बेटा। कुछ आपको स्टेटमेंट लिखा रहा हूं जो आपको समझने में हेल्प करेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर। चलो बेटा, ये तो लिख लिया ना, ए एंड बी वैन डर वाल कांस्टेंट लिख लिया बेटा, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट लिखो कांस्टेंट ए, लिखो कांस्टेंट ए इज रिप्रेजेंट, कांस्टेंट ए इज रिप्रेजेंट, कांस्टेंट ए इज रिप्रेजेंट टू, कांस्टेंट ए इज रिप्रेजेंट टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, constant A is represent to intermolecular attraction force, constant A is represent to intermolecular attraction force, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा IMF, constant A is represent to intermolecular attraction force यानी IMF of gaseous molecules, of gaseous molecules, constant A is represent to intermolecular attraction force of gaseous molecules. So if value of A, small a, so if value of A is greater for any gas, so if value of A is greater for any gas, so if value of A is greater for any gas, value of A is greater for any gas, value of A is greater for any gas, then IMF शॉर्ट में लिख सकते हैं, then IMF also will greater for gas, then IMF also will greater for a gas,
लिख लिए? रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लेना। कांस्टेंट A इज रिप्रेजेंट टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यानी IMF ऑफ ए गैसेस मॉलिक्यूल। सो इफ वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर फॉर एनी गैस देन द IMF आल्सो विल ग्रेटर फॉर ए गैस। क्लियर? हिंदी में लिखो बेटा। नियतांक A, नियतांक A, नियतांक A गैस के अणुओं के, नियतांक A गैस के अणुओं के, नियतांक A गैस के अणुओं के अंतर आणविक आकर्षण बलों, नियतांक A गैस के अणुओं के अंतर आणविक आकर्षण बलों, ब्रैकेट में लिखो IMF को दर्शाता है, IMF को दर्शाता है, IMF को दर्शाता है, IMF को दर्शाता है। अतः किसी गैस के लिए, 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 अतः किसी गैस के लिए A का मान अधिक होने पर, अतः किसी गैस के लिए A का मान अधिक होने पर IMF का मान भी अधिक होगा। अतः किसी गैस के लिए A का मान अधिक होने पर IMF का मान भी अधिक होगा। लिख लिया बेटा? चलो ये जो लिखा बेटा अपने, ये रिलेशन लिखा, इसको लिखो बेटा। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा अपने यहाँ पर? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ये लिखो। ये वाला मत लिखना एक बार, ठीक है? सिर्फ ये ऊपर वाली कंडीशन लिखो। ये कर लिए? कर लिए क्या? चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, स्टामा करके लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टामा करके लिखना, लिखो इफ वैल्यू ऑफ A, इफ वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर फॉर गैस, इफ वैल्यू ऑफ A इज ग्रेटर फॉर गैस, if value of A is greater for gas, if value of A is greater for gas, then compressible nature of gas, then compressible nature of gas, then compressible nature of gas, if value of A is greater for gas, then compressible nature of gas will greater, compressible nature of gas will greater, and liquefaction of gas, and liquefaction of gas will easy, liquefaction of gas will easy। रिपीट कर रहा हूं बेटा, वैल्यू ऑफ A is greater for gas, then the compressible nature of gas will greater and the liquefaction of gas will easy। हिंदी में लिखो, यदि गैस के लिए A का मान अधिक है, यदि गैस के लिए A का मान अधिक है, यदि गैस के लिए A का मान अधिक है तो गैस के संपीड़न की प्रवृत्ति अधिक होगी। यदि गैस के लिए A का मान अधिक है तो गैस के लिए संपीड़न की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो गैस के लिए संपीड़न की प्रवृत्ति अधिक होगी। तथा गैस का द्रवण यानी द्रवित करना, तथा गैस का द्रवण आसान होगा, गैस का द्रवण आसान होगा। रिपीट कर रहा हूं, यदि गैस के लिए A का मान अधिक है तो गैस के संपीड़न की प्रवृत्ति अधिक होगी तथा गैस का द्रवण आसान होगा। ठीक है, चलो बेटा अगला स्टेटमेंट लिखो।
लिखो कांस्टेंट बी, कांस्टेंट बी, कांस्टेंट बी इज रिप्रेजेंट, कांस्टेंट बी इज रिप्रेजेंट, कांस्टेंट बी इज रिप्रेजेंट टू इफेक्टिव साइज और वॉल्यूम, कांस्टेंट बी इज रिप्रेजेंट टू इफेक्टिव साइज और वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, constant B is represent to effective size or volume of gases molecules. So if value of B is greater for gas, so if value of B is greater for gas, so if value of B is greater for gas, then size or volume, then size or volume of gaseous molecules also will greater, size or volume of gaseous molecules also will greater. रिपीट कर रहा हूं बेटा, कांस्टेंट B is represent to effective size or volume of gaseous molecules, ठीक है. So if value of B is greater for gas, then the size and volume of gaseous molecules also will greater. हिंदी में लिखो नियतांक B, नियतांक B, नियतांक B, नियतांक B गैस के अणुओं के प्रभावी आकार या आयतन को दर्शाता है. नियतांक B गैस के अणुओं के प्रभावी आकार या आयतन को दर्शाता है. गैस के अणुओं के प्रभावी आकार या आयतन को दर्शाता है. अतः B का मान अधिक होने पर, अतः B का मान अधिक होने पर, B का मान अधिक होने पर गैस के अणुओं का आकार व आयतन अधिक होगा. अतः B का मान अधिक होने पर गैस के अणुओं का आकार व आयतन अधिक होगा. गैस के अणुओं का आकार व आयतन अधिक होगा. क्लियर. और क्या कहेंगे तो देखो क्या कहे, अगर B की वैल्यू ज्यादा है तो सीधी सी बात है साइज या वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो कंप्रेसिबल नेचर क्या होगी, कम होगी. कंप्रेसिबल नेचर अगर कम है, संपीड़न की प्रवृत्ति कम है तो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी अपने आप कम हो जाएगी. बेटा बात समझ में आ गई. क्लियर. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, स्टामा करके लिखना, स्टामा करके लिखना. इफ वैल्यू ऑफ B इज ग्रेटर फॉर गैस, इफ वैल्यू ऑफ B is greater for any gas, if value of B is greater for any gas, if value of B is greater for any gas, then the compressible nature of gas, then the compressible nature of gas will less, then the compressible nature of gas will less, then the compressible nature of gas will less, and the liquefaction of gas will difficult, and the liquefaction of gas will difficult, liquefaction of gas will difficult, liquefaction of gas will difficult. ठीक है. हिंदी में लिखो बेटा, यदि किसी गैस के लिए B का मान अधिक हो, यदि किसी गैस के लिए B का मान अधिक हो, यदि किसी गैस के लिए B का मान अधिक हो तो गैस के संपीड़न की प्रवृत्ति कम होगी, तो गैस के संपीड़न की प्रवृत्ति कम होगी तथा गैस का द्रवण कठिन होगा, तथा गैस का द्रवण कठिन होगा, गैस का द्रवण कठिन होगा.
ठीक है। और नीचे स्टार मार्क करके बेटा ये रिलेशन लिख लेना जो डायरेक्टली हमें दिमाग में रखना है, ए और बी के रेस्पेक्ट में पूछे तो। नोट करो ये फॉर्मूला जो लिखा मैंने। कर लिया बेटा, कर लिया क्या? एक बच्चों देखो जो बी है बेटा, बी पर क्या करेगा, एक डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है जिस पर न्यूमेरिकल बना के पूछता है क्या, b इक्वल टू क्या होता है, b इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका 4na मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने क्या कहा 4na मल्टीप्लाई बाय क्या 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? इनका मीनिंग क्या होता है, na अपना वही है बच्चों क्या, अवोगाड्रो नंबर। क्या है बच्चों? अवोगाड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू हमें ध्यान है बच्चों कितनी होती है रे, वही 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। क्लियर? ठीक है बेटा। आर की बात करें, आर क्या है, रेडियस ऑफ, क्या कहा, रेडियस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, रेडियस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल यानी गैसीय अणु की त्रिज्या। पाई आपको पता ही है बेटा क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखो। ये डायरेक्टली अगर पूछे b इतना है तो क्या होगा, रेडियस क्या होगी, डायमीटर क्या होगा, कैसे करना है ध्यान रखना। अगर हमें गैस का डायमीटर पूछे बेटा तो डायमीटर क्या होगा 2r आ जाएगा। कर लिए क्या? कर लिए? गैसीय अणु की त्रिज्या और ये अवोगाद्रो संख्या। तो ये अपने बात की कांस्टेंट ए और बी के बारे में समझ में आया बच्चों? क्लियर? चलो बेटा, ये जो ए और बी हमने लिखा बेटा, इसकी यूनिट की अगर बात करें, ऐसे रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, हेडिंग लिखो, यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। मैंने क्या कहा, यूनिट ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी, यानी जो कांस्टेंट ए और बी हमने लिखा है इनकी इकाई क्या होगी। थोड़ा सा आइडिया हो कैसे डिराइव करना, तो बहुत इजी है बेटा, कैसे समझना इस बात को। बच्चों देखो, अगर ए की बात करें, हमें पता है ए का रोल कहाँ आया था, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। याद है ना, अपने क्या कहा था बेटा, एक तो प्रेशर कौन सा था, IG मतलब आइडियल गैस का, शॉर्ट में लिख रहा हूं IG मतलब आइडियल गैस, ध्यान है ना, ठीक है। एक प्रेशर कौन सा था बेटा, रियल गैस यानी RG, यस और नो। क्लियर? इसमें अपने क्या कहा था, AN² अपॉन V², ये प्रेशर करेक्शन है, ये जोड़ा ऐड किया था तब जाके क्या इसके इक्वल आ रहा था, यस और नो। क्लियर? इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिखेंगे, P आइडियल गैस माइनस P रियल गैस इक्वल टू क्या लिखेंगे, AN² अपॉन V², यस और नो। अरे कर सकते हैं बच्चों। और देखो हमें A की यूनिट चाहिए तो बाकी सबको इधर लेके आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आ सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, मैं क्या लिख सकता हूं, A इक्वल टू देखो P आइडियल गैस माइनस P रियल गैस। ये तो ऐसा कैसा, अगर V इधर आ जाए तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा V², और N² इसके अपॉन में आएगा या नहीं आएगा, N²। अरे कैसे कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। यानी पहले P रियल गैस को इधर लेके आ गए बेटा, तो इसके माइनस हो गया, फिर V को मल्टीप्लाई कर दिया तो V² हो गया, N² इसके अपॉन में आ गया। ये क्या, ये अपने लिखा है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे, A इक्वल टू देखो आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के प्रेशर का डिफरेंस है बेटा। अरे आएगा तो जो प्रेशर की यूनिट है उसी में आएगा बेटा। कैसे, अपन करें 10 ATM माइनस 5 ATM, डिफरेंस जो आएगा 5 वो ATM में तो आएगा, तो क्या कहेंगे ATM है तो ATM कोई अदर यूनिट दे रखी है तो उसमें कर लेंगे, लेकिन जनरली क्या देगा, ATM में देगा। ATM मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम जनरली किस में देगा, लीटर, तो लीटर², यस और नो। मल्टीप्लाई मोल, हमें पता है स्क्वायर है तो पावर कितनी -2, अरे ऊपर जाएगा तो -2 होगा नहीं होगा, मोल इनवर्स स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है बेटा, A की यूनिट आ गई। बात समझ में आई है? क्लियर? ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा B की बात करें तो अपने देखो B के लिए क्या किया है, V आइडियल गैस इक्वल टू क्या करेंगे, V रियल गैस माइनस क्या करेंगे N इंटू B, यस और नो। अरे याद है ना, ठीक है। इसको बच्चों देखो माइनस है तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिखूंगा, N इंटू B, इधर क्या बच गया V रियल गैस, और ये इधर आके माइनस होगा या नहीं होगा,
V आइडियल गैस, यस और नो, क्लियर। मुझे B चाहिए तो N को इसके अपॉन में लेके आ सकता हूं, नहीं आ सकता हूं? आ सकता हूं बच्चों। तो V क्या, देखो B की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, V रियल गैस माइनस V आइडियल गैस और अपॉन में क्या हो जाएगा, N, यस और नो, क्लियर। हमें पता है देखो V, अरे दोनों के वॉल्यूम का आयतन का डिफरेंस यानी अंतर ही तो है बेटा, तो क्या होगा वही 10 लीटर माइनस 5 लीटर, तो 5 लीटर ही तो आ जाएगा, लीटर में तो आएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे B इक्वल टू क्या लिखेंगे, लीटर, और मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। समझ में आया कैसे किया, यस और नो। तो दोनों की यूनिट रटने की जरूरत नहीं है बेटा, इजी वे में कर सकते हो, क्लियर। नोट करो। कर लिए नोट, अरे कर लिए क्या, चलो कर लिए क्या, चलो बेटा बुझाने दे। तो ये अपने बात की है बच्चों, क्या अपनी जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती है, वान डेर वाल गैस समीकरण है, और उसमें जो कांस्टेंट बार बार आएंगे ए और बी, कहां से आए कैसे आए, इनका मीनिंग क्या होता है, एक एक करके अपने बात की है, क्लियर। चलो बेटा देखो आगे बढ़ने से पहले नोट लगाओ बेटा, एक दो चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। एक तो ध्यान रखना, क्या नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ट्रू एंड फॉल्स में एक स्टेटमेंट बोला जाता है, क्या इन जनरल कंडीशन आइडियल गैस ओबे टू क्या आइडियल गैस इक्वेशन, यानी सामान्य परिस्थिति में आदर्श गैस क्या करेगी, आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है, और रियल गैस जो होती है, वास्तविक गैस होती है, वो किसकी पालना करेगी, वान डेर वाल गैस समीकरण की पालना करती है, ओबे करती है, फॉलो करती है। मैंने क्या कहा, आइडियल गैस किसको फॉलो करेगी, आइडियल गैस इक्वेशन, और जो रियल गैस होती है वो किसको फॉलो करेगी बेटा, वान डेर वाल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, क्लियर। तो कोई रियल गैस की बात कर रहा है तो वहां पे चल के रियल गैस मेंशन कर रखा है, तो PV इक्वल टू NRT न लगा के क्या करना है बेटा, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट V माइनस NB इक्वल टू NRT काम में लेते हैं। आ गया समझ में, क्लियर। चलो बेटा एक जो ट्रिक है बेटा वो जरूर ध्यान रखना, क्या कि किस कंडीशन में तुम्हें क्या काम में लेना है, जरूर ध्यान रखना। कई बार चल के हमें बोलेगा नहीं, बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर PV इक्वल टू NRT से करूं या P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू NRT से करूं, यानी आइडियल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन या वान डेर वाल गैस इक्वेशन कौन सी काम में लो। तो ध्यान रखना बेटा, अगर तुम्हें ये दे रखा हो, या तो क्या बोला बेटा रियल गैस, क्या कहा रियल गैस, या फिर तुम्हें क्या बोला गया हो बेटा वान डेर वाल गैस, ठीक है। बच्चा कहेगा सर ये कौन सी गैस लॉन्च होगी, वान डेर वाल गैस, रियल गैस को ही बोलते हैं बेटा, बात समझ में आई क्या। या फिर तुम्हें क्या दे बेटा, कांस्टेंट, क्या दे दे, कांस्टेंट A एंड B। मैंने क्या कहा, ये जो तीन कंडीशन मैंने लिखी है, क्या या तो तुम्हें चल के मेंशन कर रहा है बेटा रियल गैस, वास्तविक गैस, या कोई वान डेर वाल गैस है, ठीक है, या फिर क्या कांस्टेंट A इतना है B इतना है, ऐसी कंडीशन आ जाए तो देखते ही समझ जाना मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन की हेल्प से करना है। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। तो लिखो बेटा नोट लगा कि पहला पॉइंट लिखो, इन जनरल कंडीशंस, in general conditions, in general conditions, in general conditions, ideal gas, in general conditions ideal gas, in general conditions ideal gas is obey to ideal gas equation, in general condition ideal gas is obey to ideal gas equation, while real gases are obey to
while real gases are obey to van der Waal gas equation. Real gases are obey to van der Waal gas equation. हिंदी में लिखो बेटा, सामान्य परिस्थितियों में आदर्श गैस, सामान्य परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है। सामान्य परिस्थितियों में आदर्श गैस समीकरण की पालना करती है तथा वास्तविक गैसें वान डेर वाल गैस समीकरण की पालना करती है। वास्तविक गैसें वान डेर वाल गैस समीकरण की पालना करती है। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा, ये लिखो, ये ट्रिक लिखो। ऐसा कैसा लिखो, रियल गैस, वान डेर वाल गैस या फिर कांस्टेंट ए एंड बी आर गिवन, ये लिखो, इसका आगे लिखो, आर गिवन, देन यूज वान डेर वाल गैस इक्वेशन, then use van der Waal gas equation. Then use van der Waal gas equation. हिंदी में लिख लो, वास्तविक गैस, वान डेर वाल गैस या नियतांक ए और बी दिए गए हो तो वान डेर वाल गैस समीकरण काम में लेते हैं। तो वान डेर वाल गैस समीकरण काम में लेते हैं। तो वान डेर वाल गैस समीकरण काम में लेते हैं। तो वान डेर वाल गैस समीकरण काम में लेते हैं। लिख लिया बेटा। चलो, ये अपने बात की, अपनी वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसको हमें कैसे ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अभी इसका काम खत्म नहीं हुआ बेटा। अभी तो क्या करेगा, और भी जबरदस्त तरीके से, जो डायरेक्टली ऑप्शन देके हमें पूछता है, क्या बच्चा रटता है और वहीं गलती करके आता है, कंफ्यूज हो जाता है। कैसे, आपको अलग अलग कंडीशन देगा बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर की। मैंने क्या कहा, अलग अलग कंडीशन देगा टेम्परेचर और प्रेशर की, कि हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर की कंडीशन में वान डेर वाल गैस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो आपको अजीब टाइप के ऑप्शन लिख के देगा बेटा। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन रटोगे, वही बात है, सीधा रटोगे रिजल्ट, ये लिखूंगा वो लिखूंगा, श्योर कंफ्यूज होगे। लेकिन करना कैसे है, ये ध्यान रखना। हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग लिखो, चेंज इन वान डेर वाल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस इक्वेशन in different conditions of, change in van der Waal gas equation in different conditions of temperature and pressure, यानी ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वान डेर वाल गैस समीकरण में परिवर्तन, यानी जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन अपन ने लिखी उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या कहा, ताप और दाब की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वान डेर वाल गैस समीकरण में परिवर्तन। लिख ली बेटा, अरे लिख लिया ना। चलो बेटा देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अपन कई सारी कंडीशंस बेटा देखो डिस्कस करेंगे, कैसे करना है, क्या करना। लेकिन उसमें सबसे पहले बच्चों देखो, मैं वापस क्या लिख रहा हूं, अपनी वान डेर वाल गैस इक्वेशन होती क्या है, ये तो आइडिया होना चाहिए बच्चे को। तो मैं ये जरूर लिख रहा हूं, अपनी इक्वेशन क्या होती है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। क्लियर। और क्या होता है बेटा, V माइनस NB इक्वल टू अपन क्या करते हैं बेटा, NRT। यस और नो। अरे होती है या नहीं होती है,
होती है बेटा। क्लियर। अगर अपन बात करें फॉर 1 मोल, क्या कहा 1 मोल की बात करें तो मोल कितना बेटा 1। क्लियर। तो 1 मोल के लिए अपन ने क्या लिखा था P प्लस है N की जगह 1 कर दे तो A अपॉन V स्क्वायर। क्लियर। और V माइनस B इक्वल टू क्या लिखेंगे R इंटू T। कैसे किया समझ में आ गया? यस और नो? ये तो अपनी इक्वेशन होती है, इसमें तो अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। क्लियर। ठीक है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन हमें कैसे देगा बेटा, ये तो इक्वेशन मैंने सामने लिखी है समझने के लिए, ताकि इसकी हेल्प से अपन आगे डेराइव करेंगे। अब मैंने क्या कहा, अलग अलग कंडीशन देके आपको पूछेगा हाई प्रेशर की कंडीशन में वान डेर वाल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, लो प्रेशर की कंडीशन में कैसे, हाई टेम्परेचर पर कैसे, लो टेम्परेचर पर कैसे लिखेंगे। तो समझना बेटा, पहली कंडीशन में क्या लिख रहा हूं, इन कंडीशन ऑफ, क्या लिख रहा हूं, इन कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर। क्या कहा, इन कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर की कंडीशन में पूछे वान डेर वाल गैस इक्वेशन क्या होगी, उच्च दाब की स्थिति में क्या होगी। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, कैसे चेंज कर रहा हूं अच्छे से समझ लेना, रटोगे तो रट नहीं पाओगे। पहली कंडीशन क्या बोली है, इन कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, यानी हाई प्रेशर की कंडीशन में हमें कैसे पूछ सकता है और कैसे करना है, समझना इस बात को। एक बात तो श्योर है बेटा, अगर मैं बात करूं गैसों के लिए तो क्या कहेंगे, फोर गैसेज अगर P ज्यादा है तो हमें पता है V क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा। यस और नो? मैंने क्या कहा, अरे गैस का रूल ही क्या होता है, अगर गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज करे, हाई प्रेशर की बात करा, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है गैस कंप्रेस होगी नहीं होगी, संपीड़ित होगी नहीं होगी। अगर गैस कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी तो गैसेस मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वॉल्यूम कम होगा या नहीं होगा, होगा। और वैसे भी हमें पता है गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये ग्रेटर तो ये लेस। बात समझ में आई क्या? ये हाई प्रेशर की बात करा तो लो वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो बेटा, ये जो अपनी वान डेर वाल इक्वेशन है इसको हम चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं, कांस्टेंट A या B में से दोनों में से किसी एक को या दोनों को नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं। मैंने क्या कहा, अपनी जो वान डेर वाल इक्वेशन है उसको कैसे चेंज करेंगे बेटा, कांस्टेंट A और B, सीधी सी बात है इस इक्वेशन में चेंज ही कैसे आया था, A और B की हेल्प से। यस और नो? अरे A और B को हमने यूज किया था, तभी तो अपनी सिंपल सी इक्वेशन को PV इक्वल टू nRT को हमने इस फॉर्म में लिखा था, याद है ना। तो क्या करेंगे, इसे चेंज कैसे करते हैं, कांस्टेंट A और B में दोनों में से या तो किसी एक को या दोनों को नेग्लिजिबल नगण्य मानकर हटा देंगे। पर ऐसा नहीं है बेटा हर किसी को चेप देंगे जो सामने आएगा वो, नो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हटाना है कि किसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं और किसको यूज करना है, किसको हटाना है किसको रखना है। क्लियर। दोनों को भी हटा सकते हैं, दोनों को भी रख सकते हैं, एक को हटा सकते हैं, दूसरे को इक्वेशन में एज इट इज रख सकते हैं। ओके, वो कैसे करना है ये तरीका समझना बेटा इस बात को। बच्चों एक बात तो सिंपल सी बात है, देखो प्रैक्टिकली समझो इस बात को। कोई मान लो A है, ये B है। क्लियर। ठीक है बेटा, A की अगर मैं बात करूं बेटा, सपोज करो A के पास मान लो 1000 रुपीज है और ये 1000 रुपीज है, 1000 को बोलते हैं हिंदी वालों, ठीक है, 1000 रुपीज है इसके पास बेटा, और इसके पास मान लो क्या 1 रुपीज है बेटा, ठीक है, 1 रुपया है रे। क्लियर। अब क्या करेगा बेटा, सपोज करो अगर A के पास अगर 1000 रुपीज था तो मैं इसमें 1 रुपया और ऐड कर दूं बेटा, ठीक है, इसमें भी मैं 1 रुपया और ऐड कर रहा हूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा रे, अरे 1001 होगा नहीं होगा, और ये क्या होगा 2 हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक है, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं था 1000 में से 1 में एक एक ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, मेरा मकसद ये है कि क्या ज्यादा फायदा किसको होगा। बच्चा कहेगा सर इसको फायदा हो गया, देखो 1000 से भी ज्यादा हो गया, नहीं बच्चों, ज्यादा फायदा किसको हुआ, ज्यादा फायदा हुआ B वाले को। क्यों, पहले इसके पास क्या 1 रुपया था बेटा, 1 रुपया और मिल गया तो पहले से डबल हुआ नहीं हुआ, अरे ये तो माला माल हो गया बेटा, हुआ नहीं हुआ। क्यों, लेकिन इसकी बात करिए, इसके पास 1000 था, 1 रुपया और ऐड हो गया, 1001 हो गया, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या इसको, नहीं बेटा। समझ में आ गया। क्लियर। अब इसका मैं अपोजिट बोलूं कि ये 1000 था, इसमें से मैं 1 रुपया माइनस कर दूं, ये 1 था तो क्या करूं, इसमें से 1 माइनस कर दूं तो हमें पता है बेटा ये कितना होगा
999, अरे 999, और ये कितना होगा बेटा 0, यस और नो। इसका मतलब ज्यादा नुकसान किसको हुआ, ए को या बी को? हमें पता ज्यादा नुकसान किसको हुआ, बी को ही हुआ बेटा। क्यों? क्योंकि ए के पास तो 1000 रुपीज थे, तो क्या होगा बेटा 1000 रुपीज थे तो 1 रुपया कम हो गया, तो क्या हो गया 999 बच गए। लेकिन बी तो बेटा कंगाल हो गया, बिल्कुल 1 से 0 पर आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो क्या जिसकी वैल्यू ज्यादा है, अब सुनना इस बात को, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसमें कुछ प्लस हो या कुछ माइनस हो तो उसकी वैल्यू पर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। और जिसकी वैल्यू कम है उसमें कुछ भी प्लस या माइनस होगा उसकी वैल्यू पर ज्यादा इफेक्ट आएगा। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? अरे बात करें अपन को मुकेश अंबानी से अगर हम कंपेयर करें बेटा, क्लियर, तो अपन क्या करें, अपन और मुकेश अंबानी कहीं पर जा रहे हैं बेटा, सपोज करो, तो क्या करेंगे, दोनों को 1000 रुपीज मिल गए, 1000 रुपए मिल गए, तो क्या होगा बेटा, हमें भी मिले, मुकेश अंबानी को मिले, ज्यादा फायदा किसको होगा? अरे मुकेश अंबानी को होगा ना, यस और नो? हमें होगा बेटा। पूरे दिन पार्टी शार्टी चलेगी कि आज तो ठीक है, काम ठीक है, दो 500 के नोट मिल गए, काम हो गया, आज का रिचार्ज तो हो गया मेरा, ठीक है। मुकेश अंबानी को ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, बात समझ में आ गई, क्लियर? अब इसका अपोजिट कंडीशन लो बेटा, हमारे या मुकेश अंबानी दोनों में से क्या होगा, 1000 रुपीज का लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, अरे 1000 रुपीज का लॉस होते ही मुकेश अंबानी का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा ना, अरे वो बर्बाद हो जाएगा क्या, डिफॉल्टर हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अपनी हालत क्या होगी आप लोगों को पता ही है बेटा, क्या होगी, अरे अपन तो कंगाल हो जाएंगे ना, पर डे का ऑलमोस्ट अपना इतना ही पॉकेट मनी होता है बेटा, वही अगर क्या हो गया आप कई बच्चों पर मंथ का होगा, जो भी है बेटा, कहने का मतलब क्या, अपने लिए 1000 रुपीज बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, मुकेश अंबानी को 1000 का लॉस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या 1000 का अगर बेनिफिट भी हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, या तो मालामाल हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है उसमें कुछ प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसकी वजह से कोई ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे नेग्लिजिबल मान के हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं बेटा, समझ में आ गया, क्लियर? और मैंने क्या कहा, दिमाग में थीम क्या होनी चाहिए, दो क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी, दोनों को रख सकते हैं, दोनों में से एक को रख सकते हैं, दूसरे को हटा सकते हैं, या दोनों को भी हटा सकते हैं, बस उसको हटाएंगे जिसको हटाने से इक्वेशन पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। समझ में आ गया, यस और नो? अभी ये बताओ बेटा, क्या अगर हाई प्रेशर की कंडीशन है तो सीधी सी बात है वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो ये बताओ, दोनों कांस्टेंट की बात करें, दोनों से मैं किसको हटा सकता हूं? हमें पता है प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो सीधी सी बात है बेटा, प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर के साथ वाली वैल्यू को अगर हटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या कहा, कम वाली वैल्यू पर क्या होगा, हमेशा ज्यादा इफेक्ट आता है, क्लियर? तो यहां से मैं ए को हटा सकता हूं या बी को हटा सकता हूं? ए को, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, इसके साथ में प्लस माइनस कुछ है तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बी की वैल्यू कम है, प्रेशर ज्यादा, तो वी अपने आप कम हो जाएगा बेटा। वी की वैल्यू कम है, वॉल्यूम अगर कम है तो उसके साथ वाली माइनस वैल्यू को हटा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, यस और नो? और इक्वेशन पर ज्यादा इफेक्ट हमें आने देना है क्या? नो। हम ऐसे चेंजेस करते हैं जिसकी वजह से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आ सके। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये दो लाइन है जरूर लिखाऊंगा। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या कांस्टेंट A कैन बी नेग्लेक्टेड या कैन बी रिमूव्ड, बट कांस्टेंट B कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। क्या कांस्टेंट A को हटा सकते हैं लेकिन कांस्टेंट B को नेग्लिजिबल मान के हटा सकते हैं क्या? नो बेटा। आ गया समझ में, क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे यहां से, अब अपनी इक्वेशन को देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं बेटा। P प्लस अपने क्या लिखा बेटा, अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, क्लियर? ठीक है बेटा, और क्या थी, V माइनस B इक्वल टू अपने क्या लिखा बेटा, R इंटू T, यस और नो, क्लियर? अब हमें पता है बच्चों, क्या अगर इसको नेग्लिजिबल मान के हटा दे, अरे A को अगर नेग्लिजिबल माने, A को नेग्लिजिबल माने तो हमें पता है 0 अपॉन V स्क्वायर ऑलमोस्ट 0 हो गया बेटा। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इधर क्या बच गया, ओनली P, ठीक है, ये ओनली P बच गया, और इधर क्या बच गया, V माइनस B इक्वल टू RT। ध्यान रखना, B को नहीं हटा रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं, ये रीजन है बेटा। और यहाँ पे दो लाइनें जरूर लिखाऊंगा। आ गया समझ में, क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करूं तो क्या लिखूंगा, PV, और B से करूं तो क्या लिखेंगे, PB,
इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी, यस और नो। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं बेटा, इस बी पीबी को इधर लेके आ जाऊं तो क्या लिखूंगा, पीवी, पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी, और ये प्लस क्या हो जाएगा, पीबी, यस और नो। अरे बात समझ में आई? और अगर पूरी इक्वेशन को अपन आर टी से डिवाइड कर दे तो पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आर टी अपॉन आर टी प्लस पीबी अपॉन आर टी, यस और नो। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है, आर टी बेटा ये कितना हो गया 1, तो क्या लिखूंगा, पीवी अपॉन आर टी, पीवी अपॉन आर टी इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी। समझ में आया बच्चों? क्लियर? और हमें पता है बेटा एक इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल टू जेड एन आर टी, यस और नो होती है बेटा। क्या लिखूंगा, फॉर 1 मोल। अगर 1 मोल के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं तो हमें पता है बेटा पीवी इक्वल टू क्या होता है, जेड आर टी, यस और नो। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, जेड इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, जेड इक्वल टू क्या, पीवी अपॉन आर टी। समझ में आया? जेड इक्वल टू पीवी अपॉन आर टी। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बच्चों, ये जो पीवी अपॉन आर टी है, क्या कहा, पीवी अपॉन आर टी है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूं। तो क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू क्या आ गया बेटा, जेड इक्वल टू 1 प्लस क्या लिखेंगे, पीवी अपॉन आर टी। समझ में आ गया, यस और नो? अरे बात समझ में आ गई? देख सकते हो बेटा कैसे करना है। क्लियर? इसका मतलब z इक्वल टू 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी आ रहा है, 1 में कुछ ऐड करना पड़ेगा, यस और नो। और 1 में क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे तो सीधी सी बात है z की वैल्यू क्या आएगी, अरे ग्रेटर देन 1 आएगी या नहीं आएगी, यस और नो। कैसे किया, क्या किया, समझ में आ गया बेटा? क्लियर? को डाउट? देखो बेटा मैंने ब्लॉक क्यों किया है, आपको ऐसा ऑप्शन लिख के देगा कि इस कंडीशन में क्या पॉसिबल है, लेकिन कैसे आएगा ये समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। और इसके लिए z क्या आ रहा है, 1 में कुछ ऐड करने के बाद z के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब z की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा। और कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी किसी गैस के लिए z की वैल्यू क्या है, अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, उसकी कंप्रेसिबल नेचर क्या होगी, संपीड़न की प्रवृत्ति कम होगी। अगर उसकी कंप्रेसिबल नेचर, संपीड़न की प्रवृत्ति अगर कम है तो सीधी सी बात है उसका लिक्विफेक्शन, उसके द्रवित होने की प्रवृत्ति भी क्या होगी बेटा, कम होगी बेटा। समझ में आ गया? क्योंकि द्रवित होने के लिए, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए पहली कंडीशन ही क्या है, पार्टिकल का पास पास आना, कंप्रेस होना। कंप्रेस होना ही अगर मुश्किल है, संपीड़ित होना ही अगर कठिन है तो सीधी सी बात है लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस अपने आप कम होंगे बेटा। समझ में आया कैसे किया? क्लियर? यस और नो? नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। एक काम करना, यहां तक लिखा ना बेटा, यहां तक, अरे ये तो लिख लिया ना, तो यहां पे एक ट्रिक लिखेंगे बेटा, ये ध्यान रखना, इस ट्रिक को स्टार मार्क करके जरूर लिखना, ठीक है? यहां तक नोट कर लिया? अरे को डाउट, यस और नो? अरे यहां तक नोट कर लिया ना? चलो बेटा ये लिखो, इसके नीचे ट्रिक लिखो, ग्रेटर वैल्यू के साथ, ग्रेटर वैल्यू के साथ ट्रिक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में सेट कैसे रखना है। ग्रेटर वैल्यू के साथ, ग्रेटर जिसका मान ज्यादा हो, ग्रेटर वैल्यू के साथ, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस या माइनस, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस या माइनस वैल्यू को नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं, काम खत्म। अरे समझ तो जाओगे ना अंग्रेजों? क्या कहा, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस या माइनस वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस या माइनस वैल्यू को नेग्लिजिबल मान के हटा देते हैं, ठीक है? हिंदी में लिख लो, अधिक मान के साथ प्लस या माइनस मान को, अधिक मान के साथ प्लस या माइनस मान को, प्लस या माइनस वाली वैल्यू को, मान को नगण्य मानकर हटा देते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो बेटा देखो ये ट्रिक हर कंडीशन में अप्लाई होगी, ध्यान रखना बेटा। अब कैसे करेंगे, नंबर 1 लिखो, इन कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, इन कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, लिख लिए, इन कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर,
हाई प्रेशर में बेटा ये लिखो 4 गैसेज, ये इक्वल टू ये ज्यादा तो ये कम, प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन लिखो बेटा, ये जो 2 लाइन छोड़ी है लिखो कांस्टेंट A कैन बी नेग्लेक्टेड, 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 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट कांस्टेंट B कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, but constant B cannot be neglected, constant A can be neglected but constant B cannot be neglected। ठीक है, हिंदी में लिखो बेटा, नियतांक A को नगण्य माना जा सकता है, नियतांक A को नगण्य माना जा सकता है, लेकिन नियतांक B को नगण्य नहीं माना जा सकता, लेकिन नियतांक B को नगण्य नहीं माना जा सकता, नियतांक B को नगण्य नहीं माना जा सकता। ठीक है बेटा, अब फटाफट छाप दो, फटाफट। कर लिया क्या? अरे कर लिया नोट? चलो, ये जो अपने लिखा बेटा यहाँ पर, ये जो रिजल्ट लिखा है इसके नीचे एक लाइन लिख लो। क्या लिखो? कंप्रेसिबल नेचर ऑफ गैस विल लेस, कंप्रेसिबल नेचर ऑफ गैस विल लेस, compressible nature of gas will less, and compressible nature of gas will less, and liquefaction of gas, and liquefaction of gas, and liquefaction of gas will difficult, liquefaction of gas will difficult, liquefaction of gas will difficult। हिंदी में लिखो बेटा, गैस के संपीड़न की प्रवृत्ति कम होगी, 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 तथा गैस का द्रवण कठिन होगा, गैस का द्रवण कठिन होगा, गैस का द्रवण कठिन होगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बेटा, ये अपनी फर्स्ट कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन देखिए? अपने हाई प्रेशर की कंडीशन में हमें क्या करना है। क्लियर? अब अपना जो इवनिंग टाइम में जो लेक्चर होगा बेटा 5 to 6:30, 5 से 6:30, उसमें अपन क्या करेंगे? बाकी की 3 कंडीशन और डिस्कस करेंगे बेटा। क्या? लो प्रेशर की कंडीशन में क्या करना है, फिर हाई टेम्परेचर की कंडीशन में फिर करेंगे लो टेम्परेचर की कंडीशन में। क्लियर? फिर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा अपने वान डेर वाल गैस इक्वेशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे बेटा। यहां तक समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? यहां तक अच्छे से करना बेटा, कोई डाउट हो पूछना। क्लियर? बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे अपने इवनिंग वाले लेक्चर में। ओके, बाय।